हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, मैं फिर लौट आया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे 150 प्लस एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अभी आपकी तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं करने। तो इसलिए आप सबके लिए मैं ले आया हूँ 150 प्लस एमसीक्यूज फॉर इकोनॉमिक्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम सबसे पहले करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। ऑप्शंस आपके पास हैं 1948, 1950, 51 एंड 1952। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1952। ओके, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, इन द स्टेट लिस्ट, इन द कॉन्करेंट लिस्ट या फिर अनस्पेसिफाइड इन एनी स्पेशल लिस्ट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इन द यूनियन लिस्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इकोनॉमिक्स का, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन टैक्सेशन ओनली, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसका भी आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है ए पार्ट, टैक्सेशन ओनली। तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं जो आप ये करेंगे, इससे आपका क्या रहेगा कि जब एग्ज़ाम आएगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी भी ना हो, फिर भी ये है जो एमसीक्यूज हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ ये वीडियो आप पूरी देखें तो इसमें जितने एमसीक्यूज इंक्लूडेड मैं करूँगा, अगर वो सब भी आप याद रख लें, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ही वो आंसर्स रहेंगे ही एग्ज़ाम तक, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सही आंसर तभी दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। ऑप्शंस आपके पास हैं प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन। तो इन 4 ऑप्शंस में आप जल्दी से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि प्लानिंग कमीशन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू द पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर, द पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स या फिर डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि द पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो इसी तरीके से आप बने रहिए वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में कि ये जो पीडीएफ है आपको कैसे मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वो है, द प्लानिंग कमीशन इज अ मिनिस्ट्री, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एन एडवाइजरी बॉडी या फिर एन ऑटोनोमस कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है एन एडवाइजरी बॉडी। Question number 7, which of the following statement is correct? Planning Commission is a constitutional body. Prime Minister is the chairman of the Planning Commission. The Minister of Planning is always necessary. The Deputy Chairman of Planning Commission या फिर draft plan is prepared by the National Development Council. तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, the principal reason why national economic planning is still being pursued in spite of embracing a market economy since 1991 is that, options आपके पास हैं, the vast quantity of capital already deployed in the public sector needs to be nurtured, the market economy is mainly confined to industry and commerce and central planning in agriculture is necessary.
सी ऑप्शन आपके पास इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, एंड डी इज 5 ईयर प्लान्स कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू द इकोनॉमी इन मार्केट फ्रेंडली फैशंस। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 5 ईयर प्लान्स कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू द इकोनॉमी इन मार्केट फ्रेंडली फैशंस। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको साइड पे दिख ही रहा होगा कि IAS 1994 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं इस वीडियो में। तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स से लेकर फिजिकल पॉलिसी सब कुछ इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और इंस्टाग्राम पे भी हम अपने जो हमारा ग्रुप है और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें, ताकि वहाँ पर भी आप क्विज़ेज़ जो हैं वो अटेंड कर पाएँ। और जो ये PDFs हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स क्रिएटर को। तो वहाँ पर आपको PDFs और क्विज़ेज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स steady growth begins, economy is stagnant, economic is about to collapse या all controls are removed। इसका सही ऑप्शन है टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मीन्स स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर प्रियम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि प्लानिंग ऑफ इंडिया जो डिराइव होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से डिराइव करती है? DPSP से। ओके, अब 11th क्वेश्चन जो हमारा है, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर। Economic survey is published by Ministry of Finance, Planning Commission, Government of India या फिर Indian Statistical Institute। तो इसका सही आंसर है Ministry of Finance। क्वेश्चन नंबर 13। Who is the father of economics? मार्क्स म्यूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी, यानी कि एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, The concept of 5-year plans in India was introduced by Lord Mountbatten, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया हैज़ सोशलिस्टिक इकनॉमी, गांधीयन इकनॉमी, मिक्स्ड इकनॉमी या फिर फ्री इकनॉमी। तो इसका सही ऑप्शन है मिक्स्ड इकनॉमी है, यानी कि सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड 5-year प्लान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट, there is coexistence of public sector along with private sector, there is importance of small scale industries along with heavy industries, या डी ऑप्शन है इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स। तो क्या मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वहाँ पे क्या इंक्लूड होता है आप बता दीजिए। यह है बी ऑप्शन, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। India's economic planning cannot be said to be indicative, imperative, limited या फिर democratic। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि imperative। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following could be said to have prevented the trickle down effects in Indian economy? आपके पास ऑप्शंस, पहले आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा सही है। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट्स एंड प्राइवेटली मैनेजमेंट इरीगेशन। सेकंड स्टेटमेंट है मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्जर लैंड होल्डिंग फार्मर्स।
Third is lowered participation of women in agricultural workforce due to the new technology. And fourth statement is the failure of the green revolution. तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है किसने इंडियन इकोनॉमी में प्रिवेंट किए हैं, इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 2 and 4. ये स्टेटमेंट्स कौन से सही आपको बताना है. तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट्स ऑफ द डेकेड्स ऑफ इंडियाज 5-year प्लान्स. ऑप्शंस आपके पास हैं. देयर हैज़ बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, growth has favored the better off, the production has increased substantially, thou often falling short of targets, and fourth is the public sector has contributed nothing to the economic growth. तो इसके आपके पास ऑप्शन है कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 and 4, 2 and 3, 1, 2, 3 and 3 and 4. तो इसका सही ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है बस. देयर हैज़ बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन. तो करेक्ट असेसमेंट ये नहीं है इंडियन 5-year प्लान्स का. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. हु इज़ द डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. डेप्टी चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का. प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसमें से कोई भी नहीं. डी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज. अब यहाँ पे फिर से ये आ गया ये वाला इसी प्रकार का क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर इज द प्लानिंग मिनिस्टर, होल्ड्स द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर या फिर इज एन इकोनॉमिक स्टाफ रेप्यूट. तो इसका सही आंसर होता है कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन होता है कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होना चाहिए उसके पास. तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. पहला डिप्टी चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का. श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री वी.टी. कृष्णमाचारी या फिर श्री सी राजगोपालाचारी. तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि श्री वी.टी. कृष्णमाचारी. दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर बाद में दिए गए हैं, पहले आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं. वॉज सेटअप इन 1950, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या है. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 2, 3 ऑनली. तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि इट वाज सेटअप इन 1950 एंड इट इज़ अ एडवाइजरी बॉडी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. यह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है. पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू, देन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड, बॉम्बे प्लान एंड सेटिंग अप द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो इसके आपके पास जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है सारों को 1 2 3 4 3 2 4 1 2 3 1 4 या फिर 2 1 3 4. तो इसका सही आंसर है डी 2 1 3 4. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके से है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं हमारे पास. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ऑप्शंस आपके पास हैं 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 and 1 and 4. इसका सही आंसर है डी ऑप्शन. इंडिकेटिव प्लानिंग being pursued in India since the 8th plan aims at ensuring that planning mechanism play a facilitatory role. Planning mechanism brings about a balance between need and supply. Planning mechanism concerns itself with optima utilization of the resources. Planning concerns itself with laying down broad directions in which the economic should move. तो आपके पास आपको क्या करना, करेक्ट आंसर चुनना है कि कौन से ये स्टेटमेंट सही होंगे इंडिकेटिव प्लानिंग बीइंग परस्यूड इन इंडिया से रिलेटेड. तो इसका सही आंसर है 1 2 3 and 4. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द हाइएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन of India. The Secretary of Planning Commission of India is also Secretary of National Developmental Council.
Then third is the constitution includes economic and social planning in the concurrent list in the 7th schedule of the Constitution of India. तो आपको क्या करना है कि इसमें से बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1, 2, 2 ओनली, 2 एंड 3 या 3 ओनली. तो इसका सही ऑप्शन है जो सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल. तो यही ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है, बाकी गलत है. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग आर इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ. तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 1, 2, 3 एंड 4. तो इंडियन प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और पॉपुलेशन ग्रोथ तो इसमें नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो डिपेंडेंसी फिगर, वर्किंग फोर्स लार्जली इन द टेरिशरी सेक्टर. तो आपके पास ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 एंड 1 एंड 4. तो इसका सही आंसर है 1 एंड 2, लो पर कैपिटा इनकम एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. सेल्फ रिलायंस in the economic context implies that a country, आपके पास ऑप्शंस हैं, meets its demands for all goods and services from its domestic production, exports some of its goods but does not need to import anything, and has sufficient foreign exchange reserves to buy all its needs, and meets its demands for certain vital goods and services for its domestic production. ऑप्शंस हैं आपके पास 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 3 एंड 4. तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी कि 3 और 4 जो ऑप्शन है सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कंट्री का, वो है हैज सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू बाय ऑल इट्स नीड्स और मीट इट्स डिमांड्स फॉर सर्टेन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ओके, which of the following gives an accurate measurement of economic development through 5-year plans? Options are development of education and health services, development of railways and roadways, rise in national income and per capita income, and development of industrial towns and industrial estates. The option is C. Question number 33. In India, the public sector is most dominant in transport, steel production, commercial banking, या फिर organized term lending, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट है कमर्शियल बैंकिंग में. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय बलवंत राय मेहता, वल्लभ भाई पटेल, एम विश्वेश्वराया या जवाहरलाल नेहरू. तो एम विश्वेश्वराया ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में इनिशिएट करने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 35 है. द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय सी राजागोपालाचारी, जेपी कृपालन, बलवंत राय मेहता या फिर अशोक मेहता. तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि बलवंत राय मेहता. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है. फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान और फिफ्थ प्लान में क्या क्या हुआ, इसको आपने मैच करना है. तो इसको आप मैच करके आप देख लीजिए. इसका पहले जो फर्स्ट प्लान था उसमें आता था कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, सेकंड प्लान में आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इसमें, एंड थर्ड प्लान में एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ प्लान इज अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एंड फिफ्थ प्लान वाज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. तो आप ऑप्शन इसका बी है, यहाँ से आप देख सकते हैं. The main objective of first 5-year plan was industrial growth, economic growth, development of agriculture, including irrigation and power projects, and D option is self-reliance. तो first 5-year plan का था development of agriculture, including irrigation and power projects. India had a plan holiday after the China-India War of 1962, after the drought of 1966, after the liberation of Bangladesh in 1971, after the India-Pakistan War in 1965. तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि आफ्टर द ड्राउट ऑफ 1966. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड
1978 to 83, 80 to 85, 85 to 90, 74 to 97। तो ये ऑप्शन है इसका सही 78 to 83। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो इसका ऑप्शन है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रोलिंग प्लान वाज अ प्लान फॉर 1 year, 3 years, 5 years, ईयर टू ईयर बेसिस। तो इसका सही ऑप्शन है 1 year बेसिस पे रोलिंग प्लान किया जाता था। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान्स वाज दैट नो फिजिकल टारगेट्स वर विजुअलाइज्ड, revision of the achievements of the previous years, annual fluctuations in prices and major economic developments could be considered while fixing targets, no financial targets except in the term of annual plans was envisaged। तो रोलिंग प्लान का क्या मेन बेसिक फीचर था, वो था सी ऑप्शन, यानी कि एनुअल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो होती थी वो कंसिडर की जाती वाइल फिक्सिंग टारगेट्स रोलिंग प्लान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान या फोर्थ प्लान। तो किसमें ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नेगेटिव रहा था, वो था थर्ड प्लान में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या टास्क रहता है, प्रिपेयरिंग ऑफ द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन है एम विश्वेश्वराया। तो क्वेश्चन नंबर 46 ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स स्टेपिंग ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग्स, establishing Indian business units abroad, having minimum possible restrictions on economic relations with other countries, and giving up programs of import substitutions। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नन ऑफ दीस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर है इंडियन इकोनॉमी का वो डिक्रीज हो रहा है, बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइजेज द 5-year प्लान प्रपोजल्स। इसके ऑप्शन है आपके पास प्लानिंग कमीशन, यूनियन कैबिनेट, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज ऑफ प्लानिंग कमीशन to define the stage of growth and suggest allocation of resources, to make an assessment of the material, capital and human resources of the country, and to determine the nature of the machinery required for implementation of plan proposals, या फिर to prepare the annual central budgets। तो इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन एनुअल सेंट्रल बजट नहीं बनाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 50 द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज दैट। ऑप्शंस आपके पास हैं इट इज़ ईजियर टू अचीव टारगेट्स इन इम्पेरेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग। In the case of imperative planning, all economic activities belong to public sector, while in the other type they belong to the private sector. In the case of imperative planning, the market mechanism is entirely replaced by a command hierarchy, while in the case of indicative planning, it is looked upon as a way to improve the functioning of the market system. And D option is in the case of indicative planning, there is no need to nationalize any industry. तो इसका सही ऑप्शन है C ऑप्शन। तो दोस्तों, तो आपको ये लग रहा हो कि मैं सीधे रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये जो है आपको वीडियो इसलिए मैंने बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएं, और जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएँ तो आप इजीली उनका आंसर दे सकेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आप आसानी के साथ जो है उनको रिकॉल कर लेंगे कि ये इसका आंसर सही आंसर था, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और जो examstocks.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा www.examstocks.com पे। तो वहाँ से ये PDF भी मैंने लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके इसको आसानी के साथ ले सकते हैं। पूरा
1500 प्लस MCQs हैं इसमें, तो आप मैंने यहाँ पे 150 प्लस MCQs आप उठाए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप ये PDF पूरा ले सकते हैं वहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 51 अमंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वी में इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ऑप्शंस आपके पास हैं 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 and 2 and 3। तो इसका सही ऑप्शन है अचीवमेंट्स क्या है इंडियन प्लानिंग की, तो इसमें पहला और दूसरा आता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडियन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है इंडियन प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द developing category? Occupation mainly agriculture, chronic unemployment, poor quality of human capital, या फिर low per capita intake of proteins। तो इसका ऑप्शन आपके पास है 1, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 3, ये 1, 2, 3 and 4। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। तो सारे सही ही हैं, 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दादा भाई नारोजी the origin on the drain of wealth from India in his book Poverty Under British Rule in India, Poverty in British Rule in India, Poverty and Un-British Rule in India, Poverty of Economic Drain in British India। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, Poverty and Un-British Rule in India। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following may be termed as long-term objectives of Indian planning? Self-reliance, productive employment generation, growth of 7% per annum, या फिर growth infrastructure। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4। ऑप्शन है ए, यानी कि सेल्फ रिलायंस एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Which one of the following 5-year plans recognized human development as the core of all developmental efforts? The third 5-year plan, the fifth 5-year plan, sixth 5-year plan, या फिर 8th 5-year plan? तो कोर कौन सा है ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स का इन 5-year प्लान्स में से? तो वो है डी, यानी कि 8th 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 56, in which of the 5-year plans the preference was given to the weaker section of the society? Second, third, fourth and fifth। इसका सही ऑप्शन है फिफ्थ। The second 5-year plan laid more stress upon agriculture, industrialization, removing poverty, या फिर self reliance। तो इसका सही आंसर है industrialization। The steel plants at Durgapur, Bhilai and Rourkela were established during the period of first 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan, या फिर fourth 5-year plan। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सेकेंड 5-year प्लान। ओके, अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर 5-year प्लान्स इन इंडिया? बैलेंस्ड ग्रोथ, रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आपके पास ऑप्शंस पहले आपके पास दिए हुए हैं 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1। इसका सही आंसर है 2, 3 and 1। करेक्ट सीक्वेंस है, पहले सबसे पहले आएगा रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी, एंड देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड देन बैलेंस्ड ग्रोथ। तो 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया की करेक्ट सीक्वेंस रहेगा स्ट्रेटजीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर द हाइस्ट? फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, है कि फोर्थ 5-year प्लान, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर का सबसे हाईएस्ट था फोर्थ 5-year प्लान में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक MCQs थे इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग के ऊपर। अब हम चलेंगे आगे। दोस्तों अब हम क्वेश्चंस करेंगे करेंसी एंड इन्फ्लेशन पर बेस्ड, जो कुछ MCQs हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉल इन इन्फ्लेशन? तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, प्राइस हैव फॉलन, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर, फूड सप्लाई हैज इंक्रीज एंड देयर इज इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। ऑप्शंस 1, 3, 1 ओनली, 2 ओनली एंड 1, 3 and 4। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 2 ओनली, यानी कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर। तो ये इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, यानी कि राइज इन प्राइस है, ये फॉल हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चले जाते हैं।
among the causes of the inflation can be listed slow growth in agriculture output, increasing non-development expenditure of government, rapid population growth या फिर rapid growth in costly imports. ऑप्शन आपके पास है 1 2 2 3 1 2 3 and 4 and 1 and 4 only. तो आपका सही आंसर है 1 2 3 and 4, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं. इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो ये सारा कुछ है. तो थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैनॉट इंक्लूड better capacity utilization, lowering bank rate, reducing budgetary deficit and efficient public distribution system. तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि lowering bank rate. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. A very rapid growth in prices which money loses its value to the point where even barter may be preferable is known as इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर डिसइन्फ्लेशन. इसका सही आंसर है हाइपर इन्फ्लेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्फ्लेटरी गैप इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ऑफ aggregate demand over aggregate supply of the full employment level, gap between galloping inflation and runaway inflation, and C is inflation coupled with recession, and D is inflation that usually prevails in a developing country. तो इन्फ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन कौन सा करेक्टराइज करता है उसको, तो इसका पहला ऑप्शन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड और आवर एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है उसकी वजह से. ओके, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. Depression, insufficient demand causing large scale employment of men and machinery over a long period of time, and recession का यहाँ पे है reduction in demand and production or investment over a short period of time. Stagflation, slow pace of economic activity due to falling prices, and boom यानी कि rapid and all round spurt in economic activity. तो इसका जो wrongly matched है वो है स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का यहाँ पे दिया हुआ है स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, तो ये नहीं आएगा. इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका रहेगा, द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन. इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट, पेंशनर्स, क्रेडिटर्स, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स या डेप्टर्स. तो ये इसका सही आप आंसर दे दीजिए. इसका सही आंसर है डेटर्स. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और बाकी कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं जिसमें इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है, तो वो बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं. तो अगर इकोनॉमिक्स उसमें इंक्लूडेड है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिजनेस क्लास या फिर होल्डर्स ऑफ रियल एसेट्स. तो इसका सही ऑप्शन है क्रेडिटर्स. मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इन 1999, 2000, 2000 to 2001, 2001 to 2002, 2002 to 2003. तो इसका सही आंसर है 1999 to 2000 मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ increase in money supply, fall in production, increase in money supply without a corresponding increase in production, and decrease in money supply without a corresponding decrease in production. तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, increase in money supply without a corresponding increase in production. Which of the following accounts for cost push inflation? Increase in money supply, increase in indirect taxation, increase in population या फिर increase in non-plan expenditure. तो इसका सही आंसर है increase in indirect taxation, इनकी सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंडरी इन्फ्लेशन, अनरियलिस्टिक इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इसका सही आंसर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल स्टेप्स हैज प्रूव्ड relatively effective in controlling the double-digit rate of inflation in the Indian economy during recent years. तो इसके ऑप्शंस हैं, containing budgetary deficits and unproductive expenditure,
streamlined public distribution system, enhanced rate of production of all consumer goods, या pursuing an export oriented strategy। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि containing budgetary deficits and unproductive expenditure। नेक्स्ट कुछ आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। डिवेल्यूएशन मीन्स, ऑप्शन है कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, लवरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द सेम फॉरेन करेंसी, मेकिंग रुपी डीलर इन कंपैरिजन टू सेम फॉरेन करेंसी, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पर, लवरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द सम फॉरेन करेंसी। इसका मतलब होता है डिवेल्यूएशन। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय मनी लेंडर्स, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, यानी जैसे कि इंडिया में आरबीआई करता है। देन 1 रुपी करेंसी नोट्स बेयर द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं 1 रुपी करेंसी नोट्स के ऊपर। देन 10 रुपी नोट्स बेयर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे पता ही है। When was the decimal system of currency introduced in India? 1948, 50, 54 या 1957? इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1957 में डेसिमल सिस्टम जो करेंसी का इंट्रोड्यूस हुआ था। Then which of the following prints currency notes of the denominations of rupees 100? The banknote press Devas, the Indian security press Nasik Road, the security printing press Hyderabad, या फिर all of the above? तो कौन सा फॉलोइंग प्रिंट जो करेंसी नोट्स को 100 के डिनोमिनेशंस में प्रिंट करता है? वो है the bank note press Devas। The highest denomination of currency notes in circulation as legal tender in India is at present 50, 100, 500 या 1000 रुपीज़। तो इसमें कौन सा है हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट? ये है 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर, ये क्वेश्चन जो 22 वाला ये आप नहीं करोगे क्योंकि इसमें अब चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आप छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 23, ओके। The special paper required for printing of currency by the secretary presses in the country is manufactured at हैदराबाद, कोलकाता, होशंगाबाद या फिर देवास। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, होशंगाबाद। विच आर द फॉलोइंग मिंट्स undertakes refining of gold for licensed gold dealers and production of medals for defense services? The हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट या फिर नन ऑफ द अबव? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शंस। तो ये कुछ फिजिकल पॉलिसी के तो अभी क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। तो चलिए हम मूव करते हैं फिजिकल पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स द इंडियन करेंसी इज लिंक्ड टू अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश स्टर्लिंग, गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आपको सही आंसर पता ही है, अमेरिकन डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन अ 10 रुपी नोट? 2, 7, 10 या फिर 15? तो यहाँ पे है 15 लैंग्वेजेस जो है यूज़ होती हैं। Then convertibility of the rupee implies being able to convert rupee notes into gold, freely permitting the conversion of rupee to the other major currencies and vice versa, allowing the value of a rupee to be fixed by market forces, या फिर developing an international market for currencies in India? इसका आंसर बी है, that is freely permitting the conversion of rupee to the other major currencies and vice versa। दोस्तों अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक मनी इज counterfeit currency, illegal earned money earned through underhand deals, income on which payment of taxes usually evaded? तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्सेस यूजुअली इवेडेड। ब्रॉड मनी इज इन इंडिया इज M1, M2, M3 एंड M4? तो इसका सही ऑप्शन है M3। द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द RBI maintains a dash against printing of notes: minimum reserve system, proportional reserve system, proportional gold reserve system, proportional foreign security reserve system? इसका ऑप्शन है minimum reserve system। Devaluation of currency by country is meant to lead to expansion of import trade, promotion of import substitution या फिर expansion of export trade? ऑप्शन आपके पास हैं 1 only, 2 and 3, 1 and 2 and 1 and 4। तो इसका सही आंसर है
2 and 3, promotion of import substitution and expansion of export trade. तो यह है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय कंट्री. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे. तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप www.examstock.com के ऊपर भी जा सकते हैं और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर भी आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा. वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आपको क्विज़ेज़ मिलेंगे लगातार, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड बहुत सारे MCQs वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगी. तो वहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कन्वर्टिबिलिटी? द एक्सचेंज रेट शुड बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी. द एक्सचेंज रेट वुड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी. And then third is it would discourage the black market transactions. And D is the RBI will be a direct player now rather than being a indirect one. तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन. RBI will be a direct player now rather than being a indirect one. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. स्टेट्स डेब्ट डजंट इंक्लूड लोन्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड्स एंड ट्रेजरी बिल्स इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. 34 का डी आंसर है. और दोस्तों मैं आपके साथ कुछ एक बात करने वाला हूँ कि कुछ लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि जो आपकी वीडियोस में कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं. तो दोस्तों ये एक बहुत हेक्टिक जॉब है. ये PDFs बनाने के लिए जो मैंने पहले PDFs लाए थे, मॉक टेस्ट के हों या फिर बहुत सारे अलग अलग जो टेस्ट सीरीज़ के जो थे PDFs, तो उनमें जो है कुछ गलतियां हो सकती हैं, 1-2 गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं. तो यहाँ पर जब भी मैं आंसर देता हूँ तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं. तो उसके लिए जो है आप बेयर कर सकते हैं उस चीज़ को. आप इतना ज़्यादा हाइप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, तो उसमें भी आप बेयर कर ले. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज determined by WTO, the demand for goods services provided by the country concerned, inflation differential between the country concerned and its major trading partners, and stability of the government of the concerned country. Options आपके पास हैं 1, 2, 3 and 4 करेक्ट हैं, 1, 2 and 4 करेक्ट हैं, 1, 3 and 4 करेक्ट हैं, या फिर 2, 3 and 4 करेक्ट हैं. इसका सही ऑप्शन है डी, 2, 3 and 4 करेक्ट है. जो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, बाकी पहला वाला गलत है. हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज करेंसी विच कैन हार्डली बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, विच इज़ यूज्ड इन टाइम्स ऑफ वॉर, विच लूजेज इट्स वैल्यू वेरी फास्ट, या फिर ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज परसिस्टेंटली रिलेटेड टू द सप्लाई. तो हार्ड करेंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज परसिस्टेंटली related to the supply. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इनटू गोल्ड. अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 only, 3 only, 1 and 2 only, and 1 and 2 and 3. तो इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल है. आपके पास ऑप्शन है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो इंडियन रुपी फुली कन्वर्ट हो जाता है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इन रिस्पेक्ट. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इनको भी आप कंसिडर कर लीजिए. द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, या फिर इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट्स जो हैं इनमें से आपके बताने की कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. 1, 2, 3 and 4, 2 and 3 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, एंड 1 and 4 आर करेक्ट. तो इसका सही ऑप्शन है 2 and 3 and आर करेक्ट. तो यानी कि डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं बाय द कंट्री कंसर्न उससे होता है, और स्टेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की कंसर्न कंट्री की. तो ये सारा जो है क्या करता है, प्राइस ऑफ एनी करेंसी डिसाइड करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में. देन है इन्फ्लेशन इम्प्लाइज राइज इन बजट डेफिसिट, राइज इन मनी सप्लाई, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, या फिर राइज इन
प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसका सही आंसर है राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। ओके, इन्फ्लेशन आपको पता ही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 40 आ गया। द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन, गलोपिंग इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर रिफ्लेशन। तो इसका भी आपने पहले भी कर लिया। जिस सिचुएशन जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन में इसको टर्म किया जाता है स्टैगफ्लेशन के तौर पे, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम कुछ एक नए टॉपिक जो इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से आपके 20-30 क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर आपके 150 क्वेश्चंस भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों अब हम करेंगे फिस्कल सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ MCQs। तो चलिए अब हम इनके ऊपर भी कुछ, ये भी आपके सिलेबस में है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में फिस्कल पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास फिस्कल सिस्टम ऑफ इंडिया का आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम? टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नेट प्रॉफिट अर्न्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको पता ही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका आंसर भी आपको पहले ही दिख गया था। अब ये क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू प्रोडक्शन मेथड अलोन, एक्सपेंडिचर मेथड अलोन, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स, प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड्स। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड्स। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स? कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स, कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, countries having large per capita income and countries advanced in technology। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि countries having large per capita income। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। ad valorem duty is a tax on the basis of price of a commodity, the value added, the advertisement expenditure या फिर the unit of commodity। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है। तो टू मीट द SLR कमर्शियल बैंक्स कैन यूज कैश ऑनली, SLR इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद इन देमसेल्व्स, SLR रिस्ट्रिक्ट्स द बैंक्स लेवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 या फिर 2 ओनली। तो इसका सही ऑप्शन है 2 एंड 3, यानी कि SLR क्या करता है? SLR मेंटेन करता है बैंक्स को विद इन देमसेल्व्स और SLR रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक्स को ज़्यादा मनी लेवरेज करने के लिए इकोनॉमी में। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वोट एंड ऑन अकाउंट? आपके पास ऑप्शंस हैं। इट इज़ अ बजट presented in the parliament to cover the deficit left by the last budget. It does not allow the government to set for the economic policies of the new plan which starts from April 1, and it prevents the government from imposing fresh taxes or withdrawing old one. And the last option is this allows the government to withdraw an amount for a period with the consent of parliament। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। It is a budgetary presented in the parliament to cover the deficit left by the last budget। Okay, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The repo rate is the rate at which the other banks borrow from the Reserve Bank of India. Then second है, a value of 1 for Gini coefficient in a country implies that there is a perfectly equal income for everyone in this population। तो इसमें से आपको बताना दोनों में से कौन सा करेक्ट है। 1 only, second only, both 1 and 2 है, neither 1 or 2। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि रेपो रेट जो है रेट होता है जिसमें दूसरे बैंक्स जो हैं बारो करते हैं मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये सही ऑप्शन है रेपो रेट के बारे में, बाकी दूसरा गलत है। अब नेक्स्ट है। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ कैनिंग, डलहौजी, ड्रिपन या एल्गिन। तो इसका सही ऑप्शन है कैनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कंसर्न्स FRBMA किसको कंसर्न करता है?
Fiscal deficit only, revenue deficit only, both fiscal and revenue deficit, या फिर neither fiscal deficit nor revenue deficit? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, both fiscal and revenue deficit. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टेम्पररी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड सेस, रेट, फी या फिर सरचार्ज? इसका सही ऑप्शन है सरचार्ज. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ भी आपको www एग्ज़ाम स्टॉक के ऊपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी इसको अपलोड कर दूंगा. और ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर क्विजेज़. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अ टैक्स विच इज़ पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड अ लोकल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या फिर रेट? तो इसका भी सही ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ per capita income, industrial development, number of people who have been lifted above the poverty line, या फिर नेशनल इनकम? तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है इकोनॉमी, वो किस टर्म्स में मेजर की जाती है? वो की जाती है नेशनल इनकम कितनी हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन. ओके, अब 14th है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी रेशियो या अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो कहाँ पे जो है कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वो किया जाता है पर कैपिटा इनकम कितना है, हर एक बंदे के पास कितना पैसा है, कितनी उसकी इनकम है. अब क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री? जीएनपी, जीडीपी, नेट रेवेन्यू या नन ऑफ दीज? इसका सही ऑप्शन है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है सबसे बेस्ट मेजर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए किसी भी कंट्री की, क्योंकि इसमें सारा जो फॉरेन में पैसा जा रहा है और फॉरेन से इधर आ रहा है वो भी इंक्लूडेड होता है. जीडीपी में सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वही इंक्लूडेड होते हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सिंस 1951 इन इंडिया नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बट पर कैपिटा इनकम हैज़ डिक्रीज्ड. नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स हैव बोथ इंक्रीज्ड फास्ट. National income has increased and per capita income has also increased but at a slower rate. And then the option is in national income and per capita income have increased every year. Okay, next, तो इसका सही आंसर है national income has increased and per capita income has also increased but at a slower rate. 1951 से इंडिया में ऐसा हो रहा है कि नेशनल इनकम इंक्रीज तो हो रही है और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, पर वो बहुत स्लोली हो रही है, क्योंकि इंक्रीज तो होना ही है, पर जो ग्रोथ रेट है जीडीपी, वो बाकी जो मेजरमेंट है इसकी, वो बहुत स्लोली हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डू नॉट रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सीएजी, डेप्ट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ एम्बेसीज? तो ऑप्शन आपके पास हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, 1 2 3 2 एंड 4. तो इसका सही ऑप्शन है 1 एंड 2, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट सीएजी एंड डेप्ट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसमें से कौन से जो एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड नहीं होते, पार्लियामेंट को मतलब पार्लियामेंट सेक्शन नहीं करती. ओके, वन ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स are passed by the parliament. A bill to draw money for consolidated fund India for these purposes is introduced. This bill is called finance bill, money bill, appropriation bill या फिर credit budget bill. तो इसका सही ऑप्शन है appropriation bill इसको कहा जाता है. ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ गए होंगे आप. अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है तो तब भी आप जो है सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू जाइए, और कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर याद रह जाएंगे और वो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उतना तो हाई लेवल नहीं होगा अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें सिंपल ही क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि बेसिक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे है तो सब का जो है इकोनॉमिक्स तो नहीं होता है, तो इसलिए जो है बेसिक पेपर बनाया जाएगा इकोनॉमिक्स का भी. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेबस मैं आपको मेंशन किए हैं उससे उसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वही पूछी जाएंगी इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर ईयर? सप्लीमेंट्री बजट, फाइनेंस बिल, फिजिकल बजट या फिर इकोनॉमिक बिल? तो इसका है फाइनेंस बिल. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. इसके बाद हम दूसरे कहीं किसी टॉपिक पे चले जाते हैं.
एंड क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रांट्स आर एडवांसेस मेड बाय द हाउस टू एनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन एंटिल द वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड पासिंग ऑफ द जनरल अप्रोप्रिएशन बिल इज कॉल्ड वोट इन अकाउंट, कम्प्लीमेंट्री बजट, सप्लीमेंट्री बजट या फिर कंटिजेंसी बजट। इसका सही ऑप्शन है वोट ऑन अकाउंट। ओके, तो ये जो फिस्कल पॉलिसी का है इसमें इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करते हैं। दोस्तों, अब हम नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर फैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी कुछ अराउंड 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारे 150 क्वेश्चंस के अराउंड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 150 आपके लिए। तो ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है, पर अगर आपको ये PDF चाहिए तो www.examstock.com के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये वहाँ से मैंने PDF लिया हुआ है। और या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये 20 क्वेश्चंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, अदर फैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हम करेंगे। ओके, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ नॉट कॉज्ड बाय। ऑप्शंस आपके पास है इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लेस एरिया अंडर कल्टिवेशन या फिर पुअर फाइनेंस फैसिलिटीज़। तो लो प्रोडक्टिविटी जो है आपको पता है कि एग्रीकल्चर की क्यों हो रही है इंडिया में, क्योंकि एरिया जो है अंडर कल्टिवेशन वो कम है। तो जितना एरिया रहेगा एग्रीकल्चर के, उसमें कल्टिवेशन एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतनी प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी एग्रीकल्चर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर कैपिटा फूड ग्रेन्स कंजप्शन हैज़ फॉलन स्टेडीली ओवर द ईयर्स, हैज़ फ्लक्चुएटेड, हैज़ रिमेन स्टैग्नेंट एंड हैज़ राइजन अ वेरी स्लोली। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि हैज़ राइजन वेरी स्लोली। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया इज यूपी, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है यूपी। ओके, देन नेक्स्ट है आपके पास GDR मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो विच इज़ अ मैक्रो एग्रीगेट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच इज़ द मैकेनिज्म to raise funds from international market, global development range which has been set up by UNO for developing countries, geographical developed regions as defined by the UNDP। तो इसका सही आंसर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR में क्या मतलब होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, जो कि एक मैकेनिज्म होता है टू रेज फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। ओके, GDR आपको पता चल गया। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू, आपके पास स्टेटमेंट्स दिएंगे, स्पर्ट इन ऑल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटीज़, रिडक्शन इन इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ विद द रीजन एंड विद इन अ रीजन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गुड प्रोडक्शन इन वीट। ओके, तो इसके पास आपके ऑप्शंस हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स थे। इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। 1 and 3, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 एंड 2 and 4। इसका सही ऑप्शन है 2 and 4, यानी कि इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, और गुड प्रोडक्शन इन वीट ये हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट रिक्वायर एडुकेट इरिगेशन ऑफ फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर या फिर लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन। इसका ऑप्शन है डी, यानी कि लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नफीद इज कंसर्न्ड विद प्रमोशन ऑफ इंटर स्टेट एंड एक्सपोर्ट trade of farm produce, import of food grains for buffer stocking and public distribution, marketing of eggs and poultry at national level, movement of consumer goods from surplus areas to scarcity areas। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 1, 2 and 3, 3 and 4 and 1, 3 and 4। इसका सही आंसर है 1, 3 and 4। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड रेफर्स टू rapid growth rate in population after 1921, the declining sex ratio after 1921, the slowdown in death rate after 1921 या फिर all of the above। इसका सही ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन आफ्टर 1921। अब नाइन्थ क्वेश्चन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया अंडर क्रॉप्स, इंप्रूवमेंट इन यील्ड, इंप्रूवमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इसके ऑप्शंस आपके पास है 1, 3, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इन इंडिया द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द सेक्टर ऑफ फार्मिंग, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसका सही ऑप्शन है एग्रीकल्चर क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आइडियल एवरेज ऑफ NPK रेशियो एग्रीगेटेड फॉर द कंट्री एज अ होल इज 4 raised to 2 is to 1,
2:4:1, 4:1:432, तो इसका रेशियो है 4:2:1. ओके, व्हेन which neighboring country has objectives on Indian Bagaliar hydro इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है इंडियन बगलियार हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्शंस जो कर रहा है वो है पाकिस्तान. ओके. ऑयल फूड डेफिसिट इज अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दैट द गवर्नमेंट owes to the World Bank in the oil pool count that the government owes to the oil companies. So choose your answer from these four statements. 1, 3, 2 and 3, 3 and 4 या 2 and 4. इसका सही ऑप्शन है 3 and 4, यानी कि in the oil pool account and that the government owes to the oil companies, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन. दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Who among the following have been the Union Finance Ministers of India? VP Singh, R Venkata Raman, YB Chavan या फिर प्रणब मुखर्जी? तो इसमें से आपको ऑप्शंस चुनने कौन से करेक्ट हैं. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2 and 4 या 1, 2, 3 and 4? तो इसमें सारे ऑप्शंस सही हैं. सारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं इंडिया के. क्वेश्चन नंबर 15. Which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of the production in million tons of the given food grains in India? तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा प्रोडक्शन का इन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया? इसमें कौन सा किसका है? तो वीट, राइस, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, राइस यानी कि वीट सीरियल्स, वीट, राइस, कोर्स सीरियल पल्सेस या फिर राइस, वीट और कोर्स सीरियल पल्सेस? इसका ऑप्शन है डी, यानी कि राइस सबसे ज़्यादा है, फिर वीट है, फिर कोर्स सीरियल पल्सेस है. ओके. Consider the following statement. Appellate Tribunal for Electricity has been established by each state government in India. Second statement is one of the components of the Accelerated Power Development and Reform Programs APDRP is upgradation of transmission and distribution system for electricity in India. अब इसमें से आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है बताना है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and nor 2. तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड. वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स इज अपग्रेडेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज हाइस्ट? यूएस, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस? तो इसमें 5 ऑप्शन, इसमें सही आंसर है सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स है वो ज़्यादा है जापान में. Which of the following is not a program or agency of Union Ministry of Finance? इसमें ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस या फिर इन्वेस्टमेंट कमीशन, एंड फिफ्थ सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम. इसका सही ऑप्शन है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि प्रोग्राम या एजेंसी नहीं है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की. अब 19th क्वेश्चन आपके पास आ चुका है. लेबर लेजिस्लेशंस इन इंडिया हैव बीन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. सम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर वुमेन इन द वर्क प्लेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच स्पेशल प्रोविजन? इसमें से कौन सा प्रोविजन ये नहीं है वुमेन के लिए, जो नहीं बनाया गया है? इक्वल फेयर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, क्रैश फैसिलिटी एट द वर्क प्लेस फॉर इन्फेंट्स, नो नाइट शिफ्ट्स, कुक्ड मील्स ड्यूरिंग डे शिफ्ट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. इसमें से आपको बताने कौन सा है. तो इसका यही है कि इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू. तो इसमें वुमेन का ये प्रोविज़न नहीं है, वुमेन से रिलेटेड नहीं है. तो अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस सेशन का. अब हम पहुंच चुके हैं अब आखिरी क्वेश्चन के ऊपर. हमने टोटल अराउंड 140 to 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं. And many times we read about the priority sectors in newspapers. Which of the following is or considered segment of a priority sector in India? प्रायोरिटी सेक्टर का कौन सा होता है सेगमेंट? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो इसमें हम न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते रहते हैं कि इसमें प्रायोरिटी सेक्टर न्यूज़पेपर्स में कौन सा होता है. प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होता है एग्रीकल्चर होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है. इसमें ऑप्शन आपके ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ऑल ए बी सी या फिर नन ऑफ दीज. तो आपके पास सही आंसर है इसका ऑल ए बी एंड सी. सारे इसके प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के. ओके.
एग्रीकल्चर भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी। तो दोस्तों ये थे अराउंड 140 to 150 क्वेश्चंस इकनॉमी से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी और बाकी कुछ एग्ज़ाम्स जो भी होंगे जिसमें इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है। और आई होप कि जिसने ये वीडियो देखी हो तो उसको बहुत हेल्प करे ये वीडियो, और जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है वो कमेंट में ज़रूर जय हिंद कमेंट कर ले। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।